दोस्तों, एक व्यक्ति अपनी दो बेटियों के साथ सोया था। तभी एक बेटी के पेट में तेज दर्द उभरता है और अचानक से ही उसके कपड़े खून से लथपथ हो जाते हैं। वो बेटी घबरा कर उठती है और अपने तकलीफ और अपने पिता को बताते हुए वो रोने लगती है। कहती है कि ये क्या हो गया पापा? क्या मैं नहीं बचूंगी? दोस्तों, उसका पिता उसको देखता है तो वो उसे संभालता है। उसे वो अपने सीने से लगा लेता है। उसके भी आंखों में उस वक्त आंसू आ जाते हैं। कहता है कि बेटा तुम घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। दोस्तों, उस लड़की को पहली बार पीरियड्स आ जाता है, यानी कि डेट आ जाता है। लेकिन एक पिता अपनी बेटी को कैसे ये बताता कि ये सब क्या है? फिलहाल वो कपड़े का इंतजाम करता है, वो उसकी पोटली बनाता है और अपनी बेटी को देते हुए कहता है कि ये लो बेटा, कपड़े बदल लो। और दोस्तों, उसके बाद उस बेटी का सर जो है वो अपनी गोद में रखकर उसके उसे थपकी देता है। उस बेटी का दुख वो उस समय बांट रहा होता है। कुछ देर में वो बेटी सो जाती है, लेकिन उस रात उस पिता को नींद नहीं आती है। दोस्तों, एक पिता और उसकी दो बेटियों की ये दिल को छू लेने वाली कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के बक्सर जिले की। एक व्यक्ति जिसका नाम मोती होता है, वो अपनी दो बेटियों और अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो बहुत ही गरीब आदमी था, लेकिन दोस्तों, वो जितना भी था उसी में वो लोग खुश रहा करते थे। तीसरा बच्चा उसका इस दुनिया में आने वाला था और अक्सर वो अपनी पत्नी से बात करता है कि अब की बार देख लेना, भगवान हमें बेटा ही देगा। लेकिन उसकी पत्नी कहती है कि अगर भगवान ने हमें बेटा नहीं दिया तो क्या होगा? तो वो कहता है कि क्या बात कर रही हो? नहीं देगा तो कोई बात नहीं, हमारी तो दो बेटियां वैसे भी पहले से ही, एक और भी बेटी हो जाएगी। और इसके लिए दोस्तों, बेटे के लिए वो कई जगह मन्नतें मांगते हैं। लेकिन दोस्तों, भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। उसकी पत्नी को बेटा तो होता है, लेकिन दोस्तों, वो बच्चा पेट में ही मर जाता है और ये सदमा उसकी पत्नी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है। दोस्तों, उसकी पत्नी की तबीयत जो है वो भी खराब हो जाती है और वो हिम्मत बिल्कुल ही हार जाती है। एक दिन वो मोती से कहती है कि अब मैं नहीं बचूंगी, तुम अपना और बेटियों का ख्याल रखना। और उसके बाद वो अपनी आंखें मूंदने लगती है। लेकिन मोती कहता है कि ऐसा मत कहो। देखो, तुम आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो, बेटियों का चेहरा तो देखो। क्यों ऐसे तुम हिम्मत हार रही हो? लेकिन दोस्तों, आंख खोलने का वो प्रयास तो करती है, लेकिन फिर वो अपनी आंखें नहीं खोल पाती है। वो इस दुनिया से विदा हो जाती है। मोती जो है वो दहाड़े मार मार कर रोने लगता है। दोस्तों, उस समय उसकी बड़ी बेटी जिसका नाम गुड्डी होता है, उसकी उम्र 5 साल की थी और छोटी बेटी जिसका नाम नीता होता है, उसकी उम्र 2 साल की थी। फिलहाल उसकी पत्नी इस दुनिया से चली जाती है। कुछ रिश्तेदारों और जान पहचान वालों की उपस्थिति में वो अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करने लगता है और उसके बाद अपनी बेटियों को लेकर के वो अपने घर आ जाता है। अब दोस्तों, जो दोनों बेटियां थी, उसमें 5 साल की जो गुड्डी थी वो थोड़ी समझदार थी। वो अपनी माँ के लिए अक्सर रोया करती थी। अपने पिता से अक्सर वो सवाल किया करती थी कि मम्मी कहाँ चली गई? सारे कपड़े भी वो अपने ले गई, अब वो नहीं आएगी क्या? मुझे भी अब उन्हीं के पास जाना है। लेकिन दोस्तों, अब उसकी बातों पर उसके पिता को सिर्फ रोना ही आता था, लेकिन वो बेचारा रो भी नहीं सकता था। किसी तरीके से वो उन दोनों बेटियों को संभालता है, क्योंकि उन्हें उसे पालना था। अब दोस्तों, कुछ रिश्तेदार थे, वो कहते हैं कि भाई, अभी तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है और इन बेटियों के ऊपर से अभी ही माँ का साया उठ गया है, तो तुम कहीं दूसरी शादी कर लो या फिर कोई दूसरी औरत ही ले आओ। ऐसे कैसे तुम्हारी जिंदगी बीतेगी? तुम्हारा घर ऐसे कैसे संभलेगा? लेकिन मोती कहता है कि मेरी दो बेटियां हैं और इनके लिए ही मैं सौतेली माँ नहीं लाना चाहता, वरना वो इन लोगों को सताएगी। और इसीलिए दोस्तों, वो अपनी दूसरी शादी भी नहीं करता है। फिलहाल वो सिर्फ अपनी बेटियों को पालता है और चूंकि वो बहुत ज्यादा गरीब था, तो इधर उधर वो मेहनत मजदूरी का काम भी किया करता था। लेकिन पत्नी के मर जाने के बाद दोस्तों, उसका वो काम भी बंद हो जाता है। घर पर ही वो कुछ जानवर पाल लेता है और उसके बाद अपनी बेटियों के साथ वो रहने लगता है। बेटियां जो है वो दिन भर उसी के साथ रहा करती थी, इसीलिए बच्चों की पढ़ाई भी नहीं हो पाती और किसी तरीके से उनके दिन जो है वो गुजरने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसे ऐसे दिन गुजरते गुजरते जब काफी दिन बीत गए, गुड्डी जो है वो जब अब 14 साल की हो गई और नीता जो है वो 11 साल की हो गई।
ये दोनों जो है अपने पिता के साथ ही रहा करती थी। एक ही कमरे का वो घर था। बेटियां धीरे-धीरे अब माँ को तो भूल गई, लेकिन उस घर के कोने-कोने में मोती की पत्नी की यादें थी। वो उसे कभी भूल ही नहीं पाता है। उसका मकसद था सिर्फ बेटियों के लिए जीना। इसीलिए दोनों बेटियों को वो अपने पास ही सुलाता है और बगल में एक और चारपाई जो है वो छोटी-सी रहती है, उसी पर वो सोया करता था। दोस्तों, जब 14 साल की गुड्डी हो गई, एक दिन रात को उसके पेट में अचानक से दर्द उठने लगता है। वो उठती है और उठते ही बेचैन हो जाती है। सोचती है कि ये कैसा दर्द है। उसके बाद पानी गर्म करके पीती है और फिर वो सो जाती है। लेकिन दोस्तों, उसका जो दर्द था वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। और दोस्तों, फिर एकाएक उसका डेट आ जाता है और इस वजह से उसके कपड़े जो है वो खून से सन जाते हैं। बिस्तर भी खून से सन जाता है। वो घबरा जाती है और घबराने के मारे वो डर जाती है इतना कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो किसी से कुछ कहे, करे, क्या करे? उस वक़्त जब वो अपने कपड़े देखती है तो उसके मानो होश उड़ गए थे कि वो क्या करे? क्योंकि कपड़े जो थे वो पूरी तरह से खून में सम गए थे। वो काँपने लगती है और सोचने लगती है कि अब मैं क्या करूँ? हालाँकि उसने इसके बारे में पहले भी सुना था, लेकिन उसके इसके बारे में अंदाज़ा नहीं था कि वो कुछ इस कदर होता है। दोस्तों, उस दिन वो अब किसको जगाती? बगल में तो नीता सोई थी। वो अभी 11 साल की ही थी। सारी तकलीफ़ें वो अपने पिता को ही बताती थी। इसीलिए पास में सोए हुए मोती को वो जगाती है और रोते हुए अपने पिता से कहती है कि पापा, ये क्या हो रहा है मुझे? मोती जब देखते हैं तो कहते हैं कि बेटा घबराओ मत। वो समझ जाते हैं कि ये जो उनकी बेटी का है वो डेट आ गया है। उसके बाद वो उसे फिर संभालते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि बेटा घबराना मत। वो चिल्लाती है, कहती है कि पापा मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पेट में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। तो वो कहते हैं कि बेटा घबराओ मत, ये ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो जाते हैं और उसका कपड़ा लाते हैं। कहते हैं कि बदल लो। और कुछ कपड़े वो लाते हैं, उसे पोटली बनाकर उसे देते हैं और कहते हैं कि ये लो बेटा कपड़े बदल लो। और उसके बाद दोस्तों, वो उधर कपड़े बदलती है, इधर मोती जो है वो अपना बिस्तर बदलते हैं और उसके बाद फिर वो कहते हैं कि बेटा घबराओ मत और रो मत, ठीक हो जाओगी, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद वो बैठ जाते हैं उसी बेटी के पास और फिर उसका सर अपने गोद में रखकर उसे छोटे बच्चे की तरह थपकी देते हैं। उसके दुःख को कम करने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों, बेटी के सो जाने के बाद जो बाप था उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी पत्नी को उस वक्त याद करने लगता है और कहता है कि अब तक तो मैंने इन्हें पाल लिया और संभाल लिया, लेकिन अब इनको तुम्हारी जरूरत थी। लेकिन अब मैं कैसे करूं, क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। काश भगवान मुझे तुम्हारी जगह उठा लिया होता। दोस्तों, वो यही सब कह करके सिसक सिसक कर वो रोने लगते हैं। तभी गुड्डी की आंख खुलती है और कहती है कि क्या हुआ पापा? वो कहते हैं कि बेटा कुछ नहीं हुआ, तुम सो जाओ। दोस्तों, वो सो जाती है और उसके बाद फिर वो उसे ठीक कर देते हैं, चद्दर ओढ़ा देते हैं और फिर बगल में आकर, जो कि उनकी बेटियों के चारपाई से ही सटी हुई थी, उसी पर वो सो जाते हैं। और सुबह उठते हैं तो अपनी बेटी के उठने से पहले सारे कपड़े और बिस्तर जो है वो धो देते हैं। गुड्डी जब उठती है तो वो कहती है कि ये क्या पापा, आज आप काम क्यों कर रहे हो? दोस्तों, वो नजरें झुकाए अपने पिता से वो नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। तभी वो कहते हैं कि बेटा तुम आराम करो और मैं सारा काम कर लूंगा। और उसके बाद वो कहते हैं कि जाओ अब तो नहा धो लो। दोस्तों, फिर वो उसे कपड़ा देते हैं और कहते हैं कि ये लो और जाओ नहा धो लो और कपड़े बदल लो। और उसके बाद उधर दोस्तों वो अपना सब कुछ धो धा कर डाल देते हैं और उसके बाद फिर वो खाना बनाने में लग जाते हैं। वहां पर गुड्डी आती है और कहते हैं कि बेटा तुम आराम करो, अब पेट में तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है? तो वो कहती है कि नहीं पापा, अब मैं ठीक हूँ। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि तुम आराम करो और कल से तुम काम करना। दोस्तों, उसके बाद जब वो खाना बनाते हैं तो उनकी छोटी जो बेटी थी नीता, वो कहती है कि नीता कहती है कि पापा आप क्यों खाना बना रहे हो, दीदी क्यों नहीं बना रही है? तो वो कहते हैं कि तुझे इससे क्या मतलब है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो वो कहती है कि कहाँ उसकी तबीयत खराब है, अच्छी खासी तो वो सोई है। क्योंकि दोस्तों, वो मतलब तबीयत खराब होने का मतलब नीता के लिए सिर्फ बुखार था। वो उसके सर को छूती है और कहती है कि इससे तो कुछ नहीं हुआ पापा। लेकिन अब उसे क्या पता कि उसकी दीदी के साथ क्या हुआ। फिर मोती कहते हैं कि तुझे तो खाने से मतलब है या बकवास करने से मतलब है, तो चुपचाप जो है वो उसके पास बैठी रहे। दोस्तों, उसके बाद खाना बन जाता है। खाना परोस कर वो अपनी बेटियों को देते हैं और कहते हैं कि ऐसा है कि मैं 2-3 घंटे के बाद आऊंगा तो तुम लोग अपना ख्याल रखना। दोस्तों, वो उसके बाद वो अपना साइकिल उठाते हैं और उनके घर से 7-8 किलोमीटर दूर एक उनके रिश्तेदार का घर होता है। वो वहां पर जाते हैं। वहां पर एक महिला होती है। वो महिला गुड्डी की दरअसल मौसी लगती थी। उनसे वो सारी बात बताते हैं और कहते हैं कि अगर तुम चलती तो मेरी बेटी की थोड़ी मदद हो जाती, उसे तुम समझा देती कुछ इसके बारे में।
दोस्तों उसके बाद वो महिला फौरन तैयार हो जाती है, वो आती है और फिर गुड्डी को वो सारी बातें समझाती है कि अब ऐसे हर महीने में होगा और तुम्हें कैसे रहना है, कैसे साफ-सफाई करनी है, सब कुछ ऊँच-नीच जो भी है इसके मायने वो जो कुछ था उन्हें समझाती है और साथ में जो उसकी बहन थी नीता वो उसे भी समझाती है कि अब तुम भी कुछ काम वगैरह कर लिया करो। इससे तुम थोड़ी ज़्यादा कोई छोटी हो, 2 ही 3 साल तो छोटी हो। अब दोस्तों वो गुड्डी को अच्छी तरीके से समझाती है। उस रात वो वहीं पर रुक जाती है। अगले दिन फिर जो उसके पिताजी थे, जो मोती थे, वो उस महिला को छोड़ने के लिए जाते हैं। तो महिला उनसे कहती है कि देखिए, अब हमारे घर में जब बेटियों को ये सब हुआ, तो मर्दों को तो पता भी नहीं चला कि ये सब कब हुआ। लेकिन अब तुम ही इनके बाप हो और तुम ही इनके माँ हो। तुम ही इनके सखी-सहेली सब कुछ हो। तो तुम्हें ही सब कुछ सँभालना है। मैंने वैसे तो उसे समझा दिया है, लेकिन अब जब भी उसे कोई तकलीफ होगी, तो तुम उससे पूछ लेना। वो तुम्हें बता देगी। मैंने उसे बोल दिया है कि तुम अपने पापा को बता देना। तो उसने बोला कि ठीक है, मैं बता दूँगी। तो तुम उसकी ज़रा देखभाल करना, उसकी मदद करना। वो बोले कि ठीक है। अब दोस्तों वो उसको छोड़ आते हैं और उसके बाद वो फिर अपने घर पर आते हैं। दोस्तों फिर अगले महीने जब वो होता है, तो खुद को तो गुड्डी सँभाल लेती है। बस अपने पापा से कह देती है कि पापा पेट में आज दर्द हो रहा है। कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, आराम करो और 1-2 दिन बाद काम करना। अब दोस्तों इसी तरीके से चलने लगता है। धीरे-धीरे गुड्डी जो है अब समझदार हो जाती है। 4-5 साल और भी बीत जाते हैं। गुड्डी की उम्र अब 20 साल की हो जाती है और जो नीता थी, वो भी अब 17-18 साल की हो जाती है। लेकिन दोस्तों, अब जिस घर में जवान बेटियाँ हो और किसी चीज़ का डर ना हो, तो वहाँ मंचले जो है वो मंडराने ही लगते हैं। दोस्तों, एक दूसरे गाँव के कुछ लड़के उन दोनों लड़कियों पर डोरे डालने लगते हैं। लेकिन जो गुड्डी थी, वो समझदार थी। वो अपने पिता के संघर्षों को, उनके त्याग को, उनकी इज्जत को वो बखूबी समझती थी। लेकिन नीता ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। दोस्तों वो उनके बहकावे में आ जाती है। वो भी ताक-झाक करने में लग जाती है। जब गुड्डी उसे समझाती है कि तू ये क्या कर रही है? क्योंकि वो एक लड़के के प्रेम जाल में फँस जाती है और गुड्डी को इस बात का पता चलता है। तो वो उसे डाँटती है और समझाती है कि तू ये सब क्या कर रही है? तुझे कुछ समझ में आ रहा है? लेकिन दोस्तों वो कहती है कि इसे तुझसे क्या मतलब है? मैं चाहे जो मन करे वो करूँ और तू ऐसे ही रह। और तुझे तो बड़ा ही इज्जत का ख्याल है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरी ज़िंदगी है, मैं जो मर्ज़ी वो करूँगी। गुड्डी जो है वो रोने लगती है। कहती है कि अगर पापा ने सुन लिया या कुछ हो गया, समाज में अगर कहीं तेरी बदनामी होगी तो सोच क्या होगा? पापा के ऊपर क्या बीतेगी? अगर पापा को कुछ हो गया तो मैं भी अपनी जान दे दूँगी और उसके बाद तू रहना आराम से अकेले यहाँ पर। तो नीता कहती है कि तुम मुझे ज़्यादा समझाने की कोशिश मत करो, अगर ज़्यादा समझाओगी तो मैं एक दिन उस लड़के के साथ ही भाग जाऊँगी, बता रही हूँ। अब दोस्तों ये बात सुनकर जो गुड्डी थी वो तो बिल्कुल ही सन्न रह जाती है। उसके बाद वो रोने लगती है क्योंकि वो नीता जो है उसकी बातों को समझ ही नहीं रही थी। अब दोस्तों जब शाम हुई तो वो काफ़ी उदास बैठी थी। उसके पिताजी जो जो कि अपने जानवरों को चरा कर लाए थे, वो पूछे कि क्या हुआ बेटा? तो वो कहती है कि पापा कुछ नहीं हुआ। फिर वो पूछने पर वो कहते हैं कि आप नीता की कहीं शादी करा दीजिए। तो वो कहते हैं कि क्या बात कर रही हो? अगर शादी होगी तो पहले तो तुम्हारी होगी, नीता की थोड़ी ना पहले होगी। तो वो कहती है कि नहीं पापा, अगर मैं इस घर से चली जाऊँगी तो फिर आपको कौन देखेगा? ये घर कौन सँभालेगा? इसीलिए पहले आप इसकी शादी करा दीजिए, उसके बाद ही मेरे बारे में उसके बाद सोचना है। वो कहते हैं कि ठीक है, शादी की बात जब होगी तब देखी जाएगी। मैं लड़का तो ढूँढ ही रहा हूँ, लेकिन मैं तेरे लिए पहले लड़का ढूँढ रहा हूँ। तो वो कहती है कि नहीं पहले आप इसकी शादी करा दीजिए, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं पहले तेरी होगी। अब दोस्तों अगले दिन जो मोती थे वो चले जाते हैं अपने जानवरों को चराने के लिए। और इधर जो नीता थी वो ताक-झाक करना शुरू कर देती है। तभी जो है उसकी गुड्डी से बहस हो जाती है। गुड्डी कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो उस लड़के को बुला। उसे मैं समझाऊँगी कि इस तरीके से नहीं करना चाहिए। अगर वो शादी करने के लिए हाँ करता है तो पहले तेरी ही शादी मैं करवा दूँगी उसे। दोस्तों वो लड़का आता है, उसे ये दोनों बुलाती हैं। फिर गुड्डी कहती है कि जब प्यार करती है तुम प्यार करते हो तो शादी कर लो। इस तरीके से तुम क्यों ताक-झाक करते हो? इससे तो हमारी ही बदनामी होगी। तो वो लड़का कहता है कि मैं थोड़ी ना इससे शादी करने वाला हूँ। जो हो गया वो बहुत हो गया। शादी-वादी मुझे कुछ नहीं करना है। तो वो कहती है कि क्यों नहीं करोगे? फिर अगर तुम नहीं करोगे तो फिर समझना। तो वो कहता है कि तुम क्या कर लोगे? तुम्हारा बाप हमारा मेरा क्या कर लेगा? अरे वो कुछ करेगा तो सिर्फ उसी की ही बदनामी होगी और शर्म से वो तो ऐसे ही मर जाएगा। अब दोस्तों जब ये बात गुड्डी सुनती है तो उसका खून जो है वो खौल उठता है।
वो उस पर टूट पड़ती है और कहती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा के बारे में ऐसी बातें कहने की। दोस्तों वो उसको गिरा देती है और फिर उसको पीटना शुरू कर देती है। नीता भी उसको पीटने में ही लग जाती है। दोनों बहनें उसकी पिटाई करती हैं। किसी तरीके से वो जान बचाकर वहां से भागता है। वो नीता से कहती है कि देख लिया ना तूने, यही है इसकी असलियत। इसीलिए तू इसके लिए ही तू परेशान रहा करती थी। अरे जब हमें दुख होता था तो पापा हमारे रोते थे और आज तू अपने सुख के लिए हम सबको तू रुलाना चाहती है। दोस्तों अब उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या जवाब दे। वो कहती है कि पापा ने हमारे लिए इतना कुछ त्याग किया, तुझे कुछ थोड़ा सा भी पता है? तो वो कहती है कि मुझे क्या पता, हम भी तो उनके लिए त्याग करते हैं, उनको बनाते हैं, खिलाते हैं, उनका काम करते हैं। तो वो कहते हैं कि तुझे तो बस इतना ही पता है। फिर वो उसे अपनी सारी बात बताती है कि तेरे लिए तो मैं खड़ी थी, तुझे तो किसी चीज का कभी एहसास ही नहीं होने दिया। तुझे अगर रात में खेतों में जाना होता था तो मैं लेकर जाती थी, तेरा कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो मैंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। लेकिन जब मेरे साथ कुछ ऐसा होता था तो सिर्फ और सिर्फ पापा ही खड़े होते थे। उसे वो पीरियड वाली भी कहानी बताकर वो समझाने का प्रयास करती है कि इस तरीके से पापा ने हम लोगों के साथ किया है, इतने संघर्षों के साथ उन्होंने हमें पाला है। दोस्तों उसके बाद नीता जो है वो रोने लगती है। अपनी बहन को वो गले से लगा लेती है और कहती है कि दीदी मुझे माफ कर दो, मेरा दिमाग खराब हो गया था, मैं बहकावे में आ गई थी। अब जैसा आप लोग कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। लेकिन दोस्तों अब शादी की बात चलने लगती है तो गुड्डी साफ कह देती है कि पापा पहले आप इसी ही शादी करो, वरना वाकई में यहाँ पर सब कुछ कौन करेगा। तो वो कहते हैं कि ठीक है। दोस्तों पहले वो नीता की ही शादी करते हैं और उसके बाद दोस्तों वो गुड्डी की शादी होती है। लेकिन जिस दिन शादी थी दोस्तों, जब उसकी विदाई होती है तो वहां पर जितने भी सारे लोग थे, सारे लोग जो है वो रोने लगते हैं। गुड्डी जो है वो विदा होते वक्त इतना ज्यादा रोती है कि वो बेहोश होकर गिर जाती है। लेकिन उसको पति के घर तो जाना ही था। दोस्तों फिर कुछ देर के बाद उसकी विदाई इस तरह कर दी जाती है और उसके बाद फिर वो अपने पति के घर पर रहने लगती है। लेकिन उसका मन नहीं लगता, वो काफी उदास उदास सी रहने लगी थी। तो उसका पति जिसका नाम आलोक होता है कहता है कि क्या बात है, तुम इतनी दुखी क्यों रहती हो? तो वो कहती है क्योंकि मेरे पापा का हम लोगों के अलावा कोई नहीं है इस दुनिया में, वो पता नहीं कैसे रहते हैं, मुझे उनकी चिंता सताती रहती है। मैं जो है वो पापा के पास रहना चाहती हूँ। तो आलोक कहता है कि फिर ऐसा करो कि जैसे तुम्हारे पापा है, सही बात है कि वो अकेले ही रहते हैं, हमें भी उनकी चिंता होती है, तो तुम उन्हें यहीं पर बुला लो। दोस्तों वो उसके बाद मोती को अपने पास ही बुला लेते हैं और फिर ये सारे लोग एक साथ मिलकर रहने लगते हैं। दोस्तों आज 4 साल हो गए और ये सभी लोग साथ में ही रहते हैं। गुड्डी को एक बेटा हुआ है। जैसे मोती अपनी बेटियों की देखभाल करते थे वैसे अब वो गुड्डी की बेटे की देखभाल करते हैं। दोस्तों एक पिता अपनी बेटी के लिए क्या कुछ कर सकता है और क्या कुछ करता है ये किसी को भी पता नहीं चलता है। लेकिन इस कहानी के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों ये रही कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और अच्छी लगी हो तो इसी प्रकार की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगी कल आपसे एक और नई रोचक कहानी के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।